बहुत अच्छी बात है कि उसको याद तो रखे। आरपीआई के लोगों ने फॉर्मेशन डे आज बना रहे, तो बहुत खुशी की बात है। बाबा साहब ने आरपीआई के माध्यम से इस देश के ऊपर हुक्मरान हमारे समाज को बनाना चाहते थे। तो दुख की बात यह है कि वो आरपीआई के लोग हो, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो लोग हो, बाबा साहब के साथ में जो काम करते थे, वो सारे लोग इस कारवा को आगे नहीं ले पाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हम खास तौर पर हम हैदराबाद स्टेट के लोग, बिफोर इंडिपेंडेंट हमारा एक स्टेट तो इंडिपेंडेंट स्टेट था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। आज मराठवाड़ा, हैदराबाद, कर्नाटका और तेलंगाना, ये सारा एरिया मिलके हैदराबाद था। आफ्टर 56 के बाद ये बट गया, लेकिन हम भी हैदराबाद के ही है, पुराने हैदराबाद के हैं। मतलब हम तुम सारे लोग एक ही इसी के एरिया के हैं। 56 के बाद अलग हो गए। हम कन्नड़ बात करने वाले कर्नाटक में गए, तेलुगु में बात करने वाले आंध्रा में, मराठी बात करने वाले महाराष्ट्र में। लेकिन बिफोर हम सारे लोग हैदराबाद के हैं, मैं उसी एरिया का हूं। तो हमको जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, वो बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ी। आप जानते होंगे कि बाबा साहब महार परिषद लिया था 1956 को, 35 शायद। तो उस समय में हैदराबाद के लीडर को बाबा साहब ने उधर बुलाया था। बीएस वेंकटराव है कि एजुकेशन मिनिस्टर रहे, बहुत बड़े लीडर रहे। बाबा साहब अंबेडकर महार परिषद का अध्यक्ष था, हैदराबाद के लीडर बीएस वेंकटराव को दिया था। उसका फोटो आज भी आपको देखने मिलता है। बाबा साहब बाजू में बैठे हैं और हैदराबाद के लीडर सेंटर में बैठे हैं। तो इतने महान हमारे पुरखे हैदराबाद के थे। बाबा साहब के जो ब्रिटिश इंडिया में बाबा साहब काम करते थे, तो हैदराबाद में हमारे लोग जो भाग्य रेड्डी वर्मा हो, बीएस वेंकटराव हो, अरिया रामास्वामी हो, ये सारे लोग करते थे, काम करते थे। लेकिन उनका आंदोलन दुश्मन को काउंटर करने वाला आंदोलन था। लेकिन आज क्या हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। उस समय हमारे लोग हैदराबाद असेंबली में 5 मिनिस्टर थे। बीएस वेंकटराव एजुकेशन मिनिस्टर, बी श्याम सुंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और स्पीकर बने थे। आज हमारे लोगों को कोई भी दुश्मन कंसर्ट ही नहीं करता, कुछ भी नहीं है। लेकिन बी श्याम सुंदर साहब ने जब स्ट्रेटेजी बदला, एक तो बी श्याम सुंदर और सारे लोग हैदराबाद के लोग तो इंडिया में विलीन होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जब पावर ट्रांसफर कर रहे थे अंग्रेज लोग, तब हैदराबाद के लीडर, कुछ लोग लीडर ने क्या कहा कि हम हैदराबाद में भारत में विलय नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि जो 5000 साल से, हजारों सालों से जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं जो लोग, तो ब्रिटिश लोग उन्हीं के हाथों में इंडिया देकर जा रहे हैं। इंडिया तो उन्हीं के हाथों में जा रहे। तो एटलीस्ट हैदराबाद तो सेपरेट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इसीलिए बी श्याम सुंदर साहब ने यूएनओ में गए थे कि सेपरेट रहना चाहिए। अगर हैदराबाद सेपरेट रहता तो हमारे लोग इस स्टेट के प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तब पूरे इंडिया के लोगों को लगता था कि भाई हैदराबाद हमारा अंडर आ गया तो इंडिया के लोग भी आना चाहिए। इसका डर हुक्मरानों से था, पंडित नेहरू सरकार को था। इसीलिए बी श्याम सुंदर को 2 साल तक इंडिया में आने नहीं दिए। जब यूएनओ गए उधर ही 2 साल तक आने ही नहीं दिए। जब आ गए, आने के बाद भी 9 महीने तक जेल में, आप सीनियर साथी आप जानते हैं, 9 महीने तक जेल में रखे थे बी श्याम सुंदर साहब। फिर भी 9 महीने के बाद बाहर आ गए तो अपने आंदोलन को हैदराबाद में दोबारा खड़ा किए थे। दोबारा खड़ा कर अपने लोगों को तैयार किया था। लेकिन उस समय के जो लोग थे स्वाभिमानी थे, स्वावलंबी थे और आत्मनिर्भर थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। आप आरपीआई के लोग हैं, मैं बुरा नहीं मानना कि 1966 में जब कांसीराम साहब काम कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि 1966 में ही 4 अधिवेशन चल रहे थे आरपीआई के। उसको सुधारने की कोशिश की कांसीराम साहब ने, तो नहीं सुधरे, तो फिर अलग होकर अपना मूवमेंट चलाया। और बी श्याम सुंदर आरपीआई से, क्योंकि हैदराबाद अलग था, ब्रिटिश इंडिया अलग था,
हैदराबाद में अपना अलग सा आंदोलन चल रहा था, तो बी श्याम सुंदर साहब ने भी आरपीआई के लोगों के साथ में मिलजुल कर काम करते थे। आपको मैं एक जानकारी दूं कि 1968 में लखनऊ के अंदर बी श्याम सुंदर साहब ने पहली बार, बी श्याम सुंदर के हैदराबाद के ही थे ना बी श्याम सुंदर, लखनऊ में जाकर उनकी अध्यक्षता में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था माइनॉरिटी और बैकवर्ड का। बीपी मौर्य वो अलग, डॉक्टर फरीदी और बी श्याम सुंदर साहब वहां का कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे थे और पेरियार साहब चीफ गेस्ट थे। वो हैदराबाद के लीडर बी श्याम सुंदर के अध्यक्षता में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के बाद पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हुआ इंडिया में। उस अधिवेशन में आरपीआई के लोग थे, जो उस समय का, उस अधिवेशन का जो लिटरेचर पूरा इंडिया में गया, वही आरपीआई के लोग कांसीराम को दिए थे। वही कांसीराम साहब उस लिटरेचर को पढ़कर उत्तर भारत चले गए थे। तब जाकर एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटी का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो हैदराबाद के लीडर के मार्गदर्शन में हुआ। इंडिया का सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर चेंज हुआ तो हैदराबाद के लीडरों से हुआ। तो हमारे लोगों को, आज के जनरेशन के, हमारे पुरखों के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर उसके आधार पर, उसके बुनियाद पर अगर हम संगठन को खड़ा करते हैं तो आज भी हम इस देश के हुक्मरान बनते हैं, लेकिन उनके रास्ते पे चलना होगा। अपना अलग सा रास्ता करेंगे, कुछ मंजिल हासिल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई। बी श्याम सुंदर साहब भी ना फैमिली बनाया, ना घरदार बनाया, ना प्रॉपर्टी बनाया। उन्होंने भी पूरा जिंदगी भर मिशन के लिए लगाया था। ऐसे लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, कैसे चला रहे थे, क्या चला रहे थे, उनका सब स्टडी कर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 100% हम हुक्मरान होते हैं। आरपीआई के लोग जो काम कर रहे हैं, आज बीबीएस के जो भी है, अगर आरपीआई के लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो बीबीएस के लोग भी आपके साथ में तन मन धन के साथ हम काम करें। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पॉलिटिकल पार्टी के प्रभाव से बाहर रहकर अपना इंडिपेंडेंट, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर पॉलिटिकल संगठन को खड़ा करना होगा। उस समय बी श्याम सुंदर देख रहे थे और आरपीआई के लोगों को समझाया भी था कि आप धन्ना सेठों के सामने या जमींदारों के सामने झुकना नहीं चाहिए, उनके साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े लोग जो उस समय के थे, वो उनकी जल्दबाजी थी एमएलए बनने की, एमपी बनने की। तो उन लोगों ने आरपीआई संगठन को हो या अपने मूवमेंट को हो बेच देने की वजह से आज हम बाबा साहब का जो सपना था आरपीआई का, देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम चिंतन मंथन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा नीति। धन्यवाद।